लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री फर्स्ट का लेसन 4th, रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी लेसन 4th, जिसका हम आज थर्ड लेक्चर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमने आज डिस्कस करना है कोटि और अणुसंख्यता। कोटि और अणुसंख्यता, इसको थोड़ा डिटेल में लेकर चलेंगे आज हम। लेकिन कोटि और अणुसंख्यता डिस्कस करने से पहले कल हमने बात की थी वेग की, विमा व मात्रक की। औसत वेग की, विमा व मात्रक, वो मेरे को एक बार बता दो, फिर मैं वापस क्लियर करूंगा। औसत वेग की विमा क्या होती है? सांद्रता समय। सांद्रता समय इनवर्स, क्योंकि फार्मूला था सांद्रता बटे समय, और समय को जब ऊपर ले गए थे तो समय इनवर्स बन गया था, सांद्रता समय इनवर्स। मात्रक क्या होता है? मात्रक मोल यूनिवर्स सेकंड यूनिवर्स। मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, क्योंकि सांद्रता का मात्रक होता है मोल पर लीटर, और लीटर को जब ऊपर ले जाते हैं तो वो बन जाता है लीटर इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये मात्रक बन जाता है वेग का। ठीक है, अब कोटि की डेफिनेशंस आपको मैंने क्लियर कर दी थी। एक कल वेग नियम मैंने लिखा था, वेग नियम, वेग नियम, वहां से एक अंतर मैं अभी कोटि का और बताऊंगा आपको। वेग नियम, वेग नियम क्या था? वेग नियम क्या था? वेग नियम, वेग समानुपाती है अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल की। वेग समानुपाती है अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के। जैसे मैंने कोई समीकरण लिखी a प्लस बी इक्वल टू उत्पाद, तो इसका वेग नियम लिखूंगा कि वेग जो होगा वो समानुपाती होगा ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता के, क्योंकि वेग जो होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो वेग नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, अभी मैंने ये ए मान लो यहाँ 2 ले लेता ए, और बी ले लेता 3, ए 2 ले लेता और बी 3 ले लेता, तो बताओ मैंने कुल कितने अभिकारक ले लिए? कुल अभिकारक कितने हैं? 5। कुल अभिकारक 5 हैं, क्योंकि ए के मैंने 2 अणु लिए हैं और बी के मैंने 3 अणु लिए हैं, तो कुल अणु मैंने 5 लिए हैं। तो अतः अणुसंख्यता जो है वो इस अभिक्रिया की अणुसंख्यता 5 है। अणुसंख्यता इस तरह से आप लोग मोल देख लेते हैं, क्योंकि अणुसंख्यता सैद्धांतिक है, अभिक्रिया देखकर ही बताई जा सकती है। ठीक है, अणुसंख्यता जो है वो इसकी 5 है। ऐसे ही मान लो मैंने ए सपोज 1 ही लिया और बी मैंने 2 ले लिए, तो अब बताओ कुल कितने अभिकारक ले लिए मैंने? 3 अभिकारक ले लिए, क्योंकि ए 1 है और बी 2 है, तो टोटल 3 हो गए। अतः इस आधार पर अणुसंख्यता 3 हो जाएगी। तो इस तरह से अभिकारक अणुओं की संख्या देखकर हम लोग अणुसंख्यता निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैं कुछ अभिक्रियाएं लिख रहा हूँ, देखो जैसे मैंने अभिक्रिया लिखी PCl5 इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2, बताओ कितने अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं? इस अभिक्रिया में अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं? 5। एक मोल बेटा आगे लिखे होते यहाँ, ये संख्या होती है ये। ठीक है ना, ये पैर में तो Cl5 है इस अणु के अंदर, PCl5 एक अणु है जिसमें 5 Cl और 1 फास्फोरस है। अणुओं की जो संख्या होती है वो यहाँ लिखी होती है फ्रंट में। तो अभी इसमें एक ही अणु भाग लिया है, अतः इसकी अणुसंख्यता 1 है, और जिस अभिक्रिया की अणुसंख्यता 1 होती है उसे एक अणुक अभिक्रिया यानी एकाणुक अभिक्रिया कहा जाता है। एकाणुक अभिक्रिया यानी ऐसी अभिक्रिया जिसकी अणुसंख्यता 1 है। तो PCl5 वाली अभिक्रिया में जो अणुसंख्यता है वो 1 है। अब ऐसे ही देखो
जैसे मैं एक समीकरण और लिखूं, H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। अब बताओ इसमें कितने अणु भाग लिए? दो। 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 दो अणु भाग लिए, एक H2 का और एक Cl2 का। एक अणु H2 का भाग ले रहा है, एक अणु Cl2 का भाग ले रहा है। अतः इस अभिक्रिया में दो अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए ये अभिक्रिया एक द्विअणुक अभिक्रिया है। द्विअणुक, इसमें दो अणु भाग ले चुके हैं, द्विअणुक अभिक्रिया है ये, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ाएं तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, आपको कोई समीकरण दे देगा, अभिक्रिया दे देगा और उसकी अनुसंख्यता पूछ लेगा। तो 2SO2 प्लस O2 इक्वल टू 2SO3। अब बताओ कितने अणु भाग ले रहे हैं इसमें? 3। क्योंकि दो तो SO2 है, दो तो SO2 हो गए और एक O2 है, एक O2 है, तो टोटल 3 अणु भाग ले गए। अतः यह अभिक्रिया एक त्रिअणुक अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया एक त्रिअणुक अभिक्रिया है, परंतु इसकी कोटि हम इसको देखकर नहीं बता सकते, क्योंकि कोटि एक प्रायोगिक मान है। इससे अनुसंख्यता सिद्धांतिक है, हमने देख के बता दिया भाई एक अणु भाग लिया, दो अणु भाग लिए, तीन अणु भाग लिए, ठीक है। लेकिन कोटि जो है वो प्रायोगिक है, वो देखकर नहीं बताई जा सकती। तो फिर कोटि कहाँ लिखी जाती है? कोटि क्या सिस्टम होता है कोटि का, वो देखो। अब मान लो, जैसे वापिस मैं वेग नियम पर आ रहा हूं, मान लो जैसे A के N1 अणु B के N2 अणुओं से क्रिया कर रहे हैं। A के N1 अणु B के N2 अणुओं से क्रिया कर रहे हैं, तो बताओ कुल अणु कितने हैं इसमें? कुल अणु कितने हो गए? N1 प्लस N2। N1 प्लस N2। तो इस अभिक्रिया की जो अणु संख्यता है वो है N1 प्लस N2। अणु संख्यता इसकी N1 प्लस N2 है। अगर A की अणु संख्यता पूछ ली जाए अपने से कि A की अणु संख्यता कितनी है, तो कितनी है बताओ A की अणु संख्यता? N1। और अगर B की अणु संख्यता पूछी जाए तो वो कितनी है? N2। ठीक है। अब आप देखें, इसकी पावर में भी कोई ना कोई डिजिट लिखी होगी, क्योंकि A के N1 अणु आ गए ना, तो माना इन N1 अणुओं में से X की सांद्रता बदल गई और N2 अणुओं में से Y की सांद्रता बदल गई, क्योंकि जिन अणुओं की सांद्रता बदल जाती है वही अभिक्रिया की कोटि होती है, ठीक है। तो मैंने A की पावर लिख दिया X और B की पावर लिख दिया Y। A की पावर X और B की पावर Y। तो ये जो पावर होती है ना, ये पावर कोटि होती है। अभिक्रिया कोटि पावर में लिखी जाती है। अब मतलब अब A की कोटि जो है वो A की कोटि बराबर X है, ये जो पावर में लिखा हुआ है, ये A की कोटि है X। और B की जो कोटि है, B की कोटि वो Y है। B की कोटि जो है वो Y है, B की कोटि Y। पावर में कोटि लिखी जाती है, क्लियर? पावर में कोटि लिखी जाएगी। A की कोटि X है, B की कोटि Y है, तो कुल कोटि कितनी है? कुल कोटि अभिक्रिया की कुल कोटि X प्लस Y। तो A की पावर X है, B की पावर Y है, तो कुल कोटि X प्लस Y हो जाएगी, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि अगर पूछी जाए अपने से, तो इस अभिक्रिया की कोटि जो है वो X प्लस Y है। यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, क्योंकि फिर मैं आगे कोटि को पूरा क्लियर कर रहा हूं। यहां तक अगर आपको डाउट है तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। तो वेग नियम क्या कहता है? वेग नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उसकी जो पावर है वो क्या है? अभिक्रिया की कोटि है। वो पावर जो है, सांद्रता की जो पावर रही है वो अभिक्रिया की कोटि है। अब आप देखें, एक अंतर जो रह गया था वो देखें। अब आप वेग देखें, ये लिखा मैंने वेग नियम से मैंने वेग लिखा है, ठीक है। वेग नियम से मैंने वेग लिखा है। तो आप इस वेग नियम को देखकर, वेग नियम आपको दिख रहा है सामने, वेग नियम को देखकर सिर्फ इतना बता दें कि वेग किस पर निर्भर कर रहा है? वेग अनुसंख्यता पर निर्भर कर रहा है या कोटि पर निर्भर कर रहा है? बताओ, वेग किस पर डिपेंड कर रहा है?
कोटि पर। कोटि पर, क्योंकि एक्स और वाई कोटि है, ठीक है। एक्स और वाई जो है वो कोटि है, ये जो पावर लगी है एक्स और वाई ये कोटि है, और वेग जो है इसी पावर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वेग इन्हीं पावर्स पर डिपेंड कर रहा है, n1 n2 पर वेग कहीं भी डिपेंड नहीं कर रहा, तो कोटि पर वेग निर्भर करता है। एक अंतर ये आ जाएगा, वेग जो होता है वो कोटि पर निर्भर करता है, अणुसंख्यता पर निर्भर नहीं करता, एक डिफरेंस ये आ जाएगा, ठीक है। कोटि वेग कोटि जो होती है उस पर वेग डिपेंड करता है, किसी भी अभिक्रिया का वेग कोटि पर निर्भर करता है, परंतु अणुसंख्यता से उसका संबंध नहीं होता, सीधा संबंध उसका नहीं होता अणुसंख्यता से। अब आपके पास कोटि को मैं डिटेल में लेकर चल रहा हूँ, उससे पहले वेग नियम पूरा डिटेल में क्लियर कर दूँ, वेग नियम पूरा डिटेल में कर दूँ, फिर आगे हम चलेंगे और फिर इसके क्वेश्चन भी देखेंगे वेग नियम से आज, और फिर कल आपके पास प्रैक्टिस शीट भी आ जाएगी, वो भी आपने करके देखनी है। अब पहले वेग नियम को लेकर चल रहा हूँ वापस। तो वेग नियम मैंने फिर एक वही समीकरण लिखी, n1a, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं आप, मैं n1a लिख रहा हूँ, आप n1a लिखे कोई ज़रूरी नहीं है, वो आपने मानना है। आप xa मान लें, yb मान लें, वो आपने मानना है। n1a प्लस n2b इक्वल टू उत्पाद, ठीक है। वेग नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती है। तो अभिकारक है ए और बी, तो ये बन जाएगा ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता। ए की पावर मैंने लगा दी एक्स और बी की पावर मैंने लगा दी वाई, ए की पावर एक्स लगा दी, बी की पावर वाई लगा दी। एक्स क्या है बताओ, एक्स एक्स क्या है, एक्स ए की कोटि, ए की कोटि, और वाई क्या है, बी की कोटि, बी की कोटि। n1 क्या है, n1 ए की ए अणुसंख्यता, की अणुसंख्यता, और n2 बी की अणुसंख्यता, बी की अणुसंख्यता। अब देखो जो कोटि होती है ना, जैसे ए की कोटि x है और ए की अणुसंख्यता n1 है, ए की अणुसंख्यता n1 है। यहाँ दो स्थितियां हो सकती हैं कि n1 बराबर हो सकता है x के, और एक स्थिति हो सकती है कि n1 बराबर नहीं हो सकता x के। दोनों स्थितियां हो सकती है। जैसे वापस देखो, आपकी क्लास में 48 बच्चे थे, ठीक है, मैंने कोई टॉपिक समझाया, हो सकता है वो 48 के 48 को समझ आ जाए, हो सकता है वो टॉपिक 48 के 48 को समझ आ जाए, यानी सभी की सांद्रता बदल जाए। तो उस स्थिति में अणुसंख्यता कितनी थी, अणुसंख्यता कितनी थी, कितने अणु भाग ले रहे थे, 48, और सांद्रता कितनों की बदल गई, 48 की, 48 की, यानी कोटि और अणुसंख्यता बराबर हो गई। और हो सकता है 48 में से किसी दो को समझ ना आए, 4 को समझ ना आए, 10 को समझ ना आए, तो फिर वो स्थिति हो जाएगी कोटि और अणुसंख्यता बराबर नहीं है। समझ गए। तो दो स्थितियां यहाँ बनती हैं, एक तो n1 बराबर x और n1 नॉट इक्वल टू x, और दूसरा n2 इक्वल टू y और n2 नॉट इक्वल टू y। इस तरह से दो स्थितियां यहाँ आती हैं, एक तो स्थिति फर्स्ट ये है और स्थिति सेकंड ये है, स्थिति सेकंड ये है। अब आप क्लियर करें, देखो वेग नियम क्या कहता है। वेग नियम पूरा, अब पूरा नियम बोल रहा हूं मैं। वेग नियम, किसी भी अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, जिसमें अभिकारकों की सांद्रता की जो घात है, जैसे इसकी घात x है, वो अभिक्रिया की रस समीकरण मिति, इसको a की रस समीकरण मिति बोला जाता है। a की रस समीकरण मिति n1 है, तो वो अभिक्रिया की रस समीकरण मिति के बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती। क्लियर। जो सांद्रता की घात है वो रस समीकरण मिति यानी n2 के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। दोनों स्थितियां, दो स्थितियां यहाँ बनती है। एक तो ये बनता है कि रस समीकरण मिति और घात बराबर हो जाए, और ये बनता है कि रस समीकरण मिति और घात बराबर ना हो। तो ये दो स्थितियां यहाँ बनती हैं। तो क्या कहता है वेग नियम। अब बोल लें कोई भी आप में से, अगर आपको समझ आया है तो वेग नियम बोल लें क्या कहता है। वेग नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये तो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, वेग समानुपाती है अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के। अब जो हम सांद्रता की घात लगा रहे हैं, सांद्रता के पदों की जो घातांक लगा रहे हैं, वो रस समीकरण मिति, रस समीकरण मिति के बराबर हो भी सकती है
और नहीं भी हो सकती। यानी x n1 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, y n2 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कुल मिला के हम कह दें तो कोटि और अणुसंख्यता बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती। मोटी मोटी बात मैं करूँ तो अणुसंख्यता और कोटि जो है वो बराबर हो भी सकती है और अणुसंख्यता और कोटि बराबर नहीं भी हो सकती। जैसे मैंने कहा 48 बच्चे आए हैं, 48 के 48 को समझ आ जाए तो अणुसंख्यता और कोटि बराबर है। अगर 2 4 5 10 रह गए तो अणुसंख्यता और कोटि बराबर नहीं है। यानी दो तरह की कंडीशन बनती है, एक तो अणुसंख्यता और कोटि सेम हो सकती है और एक अणुसंख्यता और कोटि सेम नहीं हो सकती है। अब आप वेग नियम बताएं वापिस, अगर आप में से क्लियर हुआ है तो आप वेग नियम बोले, क्विकली बोले, क्योंकि आगे मैंने थोड़ा डिटेल में जाना है और आज ये टॉपिक खत्म करना है मैंने। किसी भी अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्पादों किसी भी अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्पादों की सांद्रता अभिकारकों की सांद्रता का गुणनफल के बराबर के समानुपाती होता है बिल्कुल और जिससे अभिकारक की सांद्रता की घात है वह अभिक्रिया की रस समीकरण मिति के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जो सांद्रता की घात है वो रस समीकरण मिति के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यानी कुल मिलाकर अणुसंख्यता और कोटि बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। किसकी अणुसंख्यता और कोटि बराबर होगी? अब आप देखिए, खुद बताएं। 48 बच्चे बैठे थे, मैंने कोई टॉपिक कराया। एक स्थिति ऐसी थी कि वो टॉपिक बहुत आसान था, एक स्थिति ऐसी थी कि वो टॉपिक बहुत जटिल था, मुश्किल था। एक स्थिति में टॉपिक बहुत सरल था, बहुत आसान था, एक स्थिति में टॉपिक बहुत जटिल था। अब आप बताओ किस केस में अणुसंख्यता और कोटि बराबर हो जाएगी? जब टॉपिक सरल था, पहले केस में जब टॉपिक बहुत सरल था तो वो टॉपिक सारों को ही समझ आ जाएगा। यानी उस समय में सभी अभिकारकों की सांद्रता बदल जाएगी। यानी कुल मिला के जब अणुसंख्यता और कोटि बराबर है तो वो अभिक्रिया सरल अभिक्रिया होती है। दो तरह की अभिक्रिया होती है, एक तो सरल अभिक्रिया और एक जटिल अभिक्रिया। और ये सोचोगे ना, केमिस्ट्री की तरह पढ़ोगे तो हो सकता है भूल जाओ, गलती कर जाओ, लेकिन आपको मैं जो डेली लाइफ वाला एग्जांपल लेके चल रहा हूँ वो दिमाग में रखोगे तो कभी गलत नहीं होता। भाई दो तरह की अभिक्रिया हैं, सरल और जटिल। यानी दो तरह का टॉपिक है, सरल है और मुश्किल है। तो सबको कब समझ आ जाएगा? जब सारों को ही समझ आ जाए। कौन सा टॉपिक सबको समझ आ जाएगा? सरल। सरल टॉपिक होगा वो सारों को ही समझ आ जाएगा। यानी उस समय में कोटि और अणुसंख्यता बिल्कुल बराबर हो जाएगी, क्योंकि जितने भी अणु भाग लेने आएंगे सबकी सांद्रता बदल कर जाएगी। ठीक है, सभी की सांद्रता बदल गई तो अणुसंख्यता और कोटि बराबर हो जाएगी। और जो जटिल अभिक्रिया होगी उसमें अणुसंख्यता और कोटि भिन्न भिन्न रहेगी। सरल अभिक्रिया क्या होती है? सरल अभिक्रिया की विशेषता होती है कि वो एक ही पद में पूरी हो जाती है, एक ही स्टेप में पूरी हो जाती है। और जो जटिल अभिक्रिया होती है वो एक से अधिक पदों में पूरी होती है, 2 पदों में, 3 पदों में। सरल अभिक्रिया एक पद में पूरी हो जाती है, जटिल अभिक्रिया एक से ज्यादा पदों में पूरी होती है। अब अपने चलते आगे। समानुपाती का निशान हटाऊं मैं तो क्या लगाऊंगा बताओ? समानुपाती निशान हटाऊंगा तो कोई ना कोई नियतांक आ जाता है। कोई ना कोई नियतांक आ जाता है। तो मैंने नियतांक लगा दिया k, a की पावर x, b की पावर y, जहाँ k जो है उसको वेग स्थिरांक, वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहा जाता है। वेग नियतांक, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहा जाता है। ये के है, वेग नियतांक, वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। ये विशिष्ट शब्द आपने कई जगह पढ़ा होगा। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा विशिष्ट प्रतिरोध, पढ़ा है क्या? नाम सुना होगा विशिष्ट प्रतिरोध। यस सर। तो ये विशिष्ट शब्द कब लगता है? ये विशिष्ट शब्द नियतांक के साथ ही लगता होता है हमेशा। जैसे वहां आपने रो के साथ लगाया था, रो को प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये विशिष्ट शब्द हमेशा नियतांक के साथ लगता है। कब लगता है मैं बता देता हूं आपको, क्या मतलब है इसका। जैसे k का जो नाम है वो विशिष्ट अभिक्रिया वेग है, तो इसका अर्थ ये है
कि ये एक विशिष्ट मान पर, एक स्पेसिफिक वैल्यू पर, एक विशिष्ट मान पर अभिक्रिया वेग के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये कि k एक विशिष्ट मान पर, यानी ये जो k है ये एक विशिष्ट मान पर इस वेग के बराबर हो जाएगा, यानी वेग और k बराबर हो जाएंगे, इसलिए बोलते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग, यानी वो एक विशिष्ट मान पर अभिक्रिया वेग के बराबर हो जाता है। अब बता सकते हो वो विशिष्ट मान क्या है? वो विशिष्ट मान क्या है, बता सकते हो क्या? वो विशिष्ट मान क्या रखूं? ओके, मैं क्लियर कर देता हूं। जब A की सांद्रता और B की सांद्रता को 1 m कर दिया जाए, A की सांद्रता और B की सांद्रता यानी विकारकों की सांद्रता इकाई कर दो आप, A की सांद्रता को 1 कर दो, B की सांद्रता को भी 1 कर दो, तो बताओ क्या बनेगा? 1 की पावर x, 1 की पावर x कितना आएगा उत्तर 1 की पावर x का? 1 और 1 की पावर y का भी 1 आएगा। तो उस स्थिति में वेग और k बराबर हो जाएंगे। क्लियर? तो अब डेफिनेशन क्या बनेगी विशिष्ट अभिक्रिया वेग की या वेग नियतांक की? फिर आपको रो की परिभाषा भी बताऊंगा, वो भी क्लियर कर दूंगा। देखो कब बोलने जाते हैं ये बातें, वो याद रहे आपको हमेशा। ऐसे ही जो कई नियतांकों के आगे विशिष्ट लगता है, ठीक है। तो विशिष्ट अभिक्रिया वेग के, अब पेपर में आपको दे सकता है विशिष्ट अभिक्रिया वेग, वेग नियतांक को परिभाषित कीजिए। तो क्या लिखेंगे? विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है, अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। कब कब बराबर होता है? वेग नियतांक जो होता है, जब अभिकारकों की सांद्रता 1 मोल हो, 1 मोल प्रति लीटर हो। सांद्रता का जो मात्रक है मोल प्रति लीटर, कल पढ़ा है ना आपने, मोल प्रति लीटर, या कैपिटल M लिख दें, 1 m हो। तो विशिष्ट अभिक्रिया वेग अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता 1 m कर दी जाए या 1 m ले ली जाए। तो यदि अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता 1 m है तो उस अभिक्रिया के वेग को ही उसका विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहा जाता है। या विशिष्ट अभिक्रिया वेग अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता 1 m है या 1 मोल प्रति लीटर है। अब आपको कोई डाउट है तो आप अपना माइक ऑन कर लें, फिर आगे बहुत ही शानदार टॉपिक चलने वाला है। ओके, अब हम मूव कर रहे हैं हमारे विशिष्ट अभिक्रिया वेग के मात्रक की ओर, वेग नियतांक के मात्रक की ओर। कल हमने अभिक्रिया वेग का मात्रक पढ़ा था, आज हम विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक का मात्रक देखेंगे। देखना, वेग नियतांक का मात्रक, ये हमारी हेडिंग है। एक बार मेरे को वेग का मात्रक वापस बता दो, क्या आया था वेग का मात्रक? वेग की मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। वेग का मात्रक ये आया था मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और विमा क्या आई थी? सांद्रता समय इनवर्स। सांद्रता समय इनवर्स, ये विमा आई थी। ये कल डिस्कस कर चुके थे हम। आज हमारा टारगेट है वेग नियतांक का मात्रक निकालना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। वेग नियम से रिलेटेड वेग नियतांक का मात्रक आपके पेपर में बोर्ड एग्जाम के अंदर 100% क्वेश्चन आएगा। इसका नोट कर लें, इसको आप भले ही 100% आपके पेपर में, इसी साल वाले पेपर में देख लेना आप, 100% क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक का। अब टॉपिक क्या देखना, वेग, मैंने समीकरण लिखी वापिस, n1a प्लस n2b इक्वल टू उत्पाद। तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? वेग, बताओ वेग क्या लिखूं? वेग समानुपाती क्या लिखूं? ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता। ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता। पावर आप अपनी इच्छा से मान लेना, ठीक है ना। पावर जरूरी नहीं आप एक्स वाई मानने, आप अपनी इच्छा से कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मैंने इसकी पावर एक्स मान ली, इसकी पावर वाई मान ली, और जब समानुपाती का निशान हटाऊंगा तो मैं के लगा दूंगा। तो वेग बराबर के, ए की सांद्रता की पावर एक्स, बी की सांद्रता की पावर वाई। एक्स क्या है? एक्स एक ही कोटि।
ए की कोटि और वाई जो है वो बी की कोटि है, एक्स ए की कोटि है और वाई बी की कोटि है। ठीक है, अब आप देखें ये समीकरण आ गई मेरे पास ये। अब इसमें मैं क्या करूँगा, ये जो इक्वेशन मेरे पास आई है, मैं इसमें प्रत्येक पद की विमा रख दूंगा, प्रत्येक पद की विमा, प्रत्येक घटक की विमा या प्रत्येक पद की विमा, जो भी बोल दे, जो भी इसमें स्टेप हैं, प्रत्येक घटक की विमा, वेग की विमा रख दो या वेग का सूत्र लिख दो, सांद्रता बट्टे समय, वो आपकी इच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय, तो विमा सांद्रता बट्टे समय ही थी, समय को ऊपर ले जाएंगे तो समय इनवर्स बन जाएगा। क्लियर? बराबर के का के रह जाएगा, क्योंकि के की विमा और मात्रक तो हमें निकालने हैं, के क्या मात्रक ही निकालना है अपने को। बड़ा ब्रैकेट किसको बता रहा है? बड़ा ब्रैकेट सांद्रता को। सांद्रता को, बड़ा ब्रैकेट सांद्रता को बता रहा है, तो ये हो गया सांद्रता की पावर एक्स। फिर बड़ा ब्रैकेट आया है, बड़ा ब्रैकेट किसको बता रहा है? सांद्रता को। तो सांद्रता की पावर वाई। प्रत्येक पद की विमा लिख दी अपने, बस वेग की विमा थी सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, यानी सांद्रता बटे समय, ये वेग की विमा थी। बड़ा ब्रैकेट सांद्रता को बता रहा है, तो ए की विमा सांद्रता हो गई, बी की विमा भी सांद्रता हो गई, पावर एक्स और वाई है। अब आप देखें आधार समान है, सांद्रता सांद्रता, तो क्या करोगे? आधार समान है तो गाते जुड़ती है। गाते जुड़ती हैं, तो ये बन गया सांद्रता बटे समय बराबर के सांद्रता की पावर एक्स प्लस वाई। सही है, क्योंकि आधार समान है, सांद्रता सांद्रता घाते जोड़ देंगे, सांद्रता की पावर एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई बता सकते हैं क्या? एक्स प्लस वाई कोटि। अभिक्रिया की कोटि, बिल्कुल। ए की कोटि एक्स थी, ए की कोटि थी एक्स, बी की कोटि थी वाई, तो पूरे अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? पूरी अभिक्रिया की कोटि एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई। ए की कोटि एक्स है, बी की कोटि वाई है, तो पूरी अभिक्रिया की कोटि एक्स प्लस वाई होगी। यानी एक्स प्लस वाई जो है, ये एक्स प्लस वाई जो है, ये कोटि बन गया। तो क्या बन गया फार्मूला अपना? सांद्रता बटे समय बराबर के सांद्रता की पावर कोटि, एक्स प्लस वाई कोटि होगी, तो सांद्रता की पावर कोटि होगी। अब ये सांद्रता की पावर कोटि जो है वो इधर बटे में ले आओ, बटे में आ जाएगा इधर, तो के बराबर सांद्रता बटे समय इंटू सांद्रता की पावर कोटि। अब जो नीचे है उनको ऊपर ले जाओ, तो क्या बनेगा बताओ? के बराबर सांद्रता, ऊपर वाली सांद्रता सेकंड ऊपर वाली सेकंड यूनिवर्स। सेकंड नहीं, अभी मात्रक नहीं रखना, अभी तो विमा ही निकाल रहे हैं। सांद्रता वाला तो सांद्रता ही आ गया एच टी, ठीक है। समय को ऊपर ले जाओगे क्या बन जाएगा? समय इनवर्स। समय इनवर्स। और सांद्रता की पावर कोटि को ऊपर ले जाओगे क्या बन जाएगा? सांद्रता की पावर कोटि को ऊपर लेके क्या लिखूं? सांद्रता कोटि यूनिवर्स। सांद्रता की पावर माइनस कोटि हो जाएगा, सांद्रता कोटि इनवर्स। जो पावर नीचे प्लस में होती है वो ऊपर जाके माइनस में हो जाती है। जैसे 1/10 की पावर 2 को हम 10 की पावर माइनस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर 2 जब ऊपर गया तो जो पावर प्लस में थी वो बस माइनस में हो जाएगी। तो नीचे जो पावर प्लस में है सांद्रता की पावर कोटि, वो ऊपर जाके बन गई सांद्रता की पावर माइनस कोटि। अब आप देखें यहाँ सांद्रता की पावर है 1, सांद्रता की पावर 1, और यहाँ सांद्रता की पावर है माइनस कोटि। आधार फिर समान हो गए, देखो सांद्रता सांद्रता। तो क्या करोगे बताओ? कैसे लिखोगे इसको बताओ? क्या लिखूं? के बराबर एक माइनस कोटि, सांद्रता की पावर 1 माइनस कोटि। बिल्कुल, आधार समान है तो घाते जोड़ेंगे, तो हम तो चाहेंगे कि 1 और इस माइनस कोटि को जोड़ दें, और 1 और माइनस कोटि को जोड़ेंगे तो 1 माइनस कोटि बनेगा और समय इनवर्स आ जाएगा। इस प्रकार आपके पास के का मात्रक, के की विमा आ गई, सांद्रता की पावर 1 माइनस कोटि समय इनवर्स। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, स्टूडेंट माइक ऑफ कर लें अपना, माइक बार बार मत ऑन करें। तो
स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट का माइक ऑन हो रहा है बार बार, वो माइक ध्यान रखे अपना। तो वेग नियम था, मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार वापस बात को। वेग नियम था, वेग समानुपाती ए की सांद्रता की पावर x, बी की सांद्रता की पावर y, और जब समानुपाती का निशान हटाया तो k लगा दिया हमने। क्योंकि मात्रक निकालना है तो सबसे पहले हमारे को विमा रखनी पड़ेगी, तो हमने वेग की विमा रख दी सांद्रता बट्टे समय, ठीक है। k का k आ गया, बड़ा ब्रैकेट सांद्रता को बता रहा है तो ये बन गया सांद्रता की पावर x, बड़ा ब्रैकेट फिर सांद्रता को बता रहा है तो ये बन गया सांद्रता की पावर y, और क्योंकि आधार समान है तो घाते जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा सांद्रता बटे समय बराबर के सांद्रता की पावर x प्लस वाई। अब x प्लस वाई देखें तो x था a की कोटि और y था b की कोटि, तो x प्लस वाई जो है वो a की कोटि प्लस b की कोटि यानी पूरी अभिक्रिया की कोटि हो गई, ठीक है। तो ये बन गया सांद्रता बटे समय बराबर के सांद्रता की पावर कोटि। अब क्योंकि हमें k का मात्रक निकालना है तो ये सांद्रता की पावर कोटि बटे में आ जाएगी, तो k बराबर सांद्रता बटे समय इंटू सांद्रता की पावर कोटि। अब जो नीचे अंक ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा k बराबर सांद्रता समय ऊपर जाके समय इनवर्स और सांद्रता की कोटि ऊपर जाके सांद्रता की पावर माइनस कोटि। अब आप देख रहे हैं आधार फिर समान है, सांद्रता सांद्रता, यहाँ सांद्रता की पावर 1 है तो हम तो घाते जोड़ेंगे, तो सांद्रता की पावर 1 और माइनस कोटि को जोड़ेंगे तो 1 माइनस कोटि बन जाएगा, क्योंकि ये सांद्रता की पावर 1 है, ये सांद्रता की पावर माइनस कोटि है, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 माइनस कोटि बन जाएगा और समय इनवर्स आ जाएगा। अब किसी को डाउट है तो अपना माइक ऑन कर सकता है। किसी स्टूडेंट को डाउट है यहाँ तक तो वो अपना माइक ऑन कर सकता है, और फिर मैं इसका शॉर्ट मेथड भी आपको बता देता हूँ। देखो वेग की विमा क्या आई थी, वेग की विमा बताना। सांद्रता समय इनवर्स। सांद्रता समय इनवर्स, ये वेग की विमा आई थी, ठीक है। अब आप निकाल रहे हैं वेग नियतांक की विमा यानी के की विमा, के की विमा। तो वेग की विमा है ना वही वैसे ही लिख लो सांद्रता समय इनवर्स, लेकिन यहाँ मैंने एक आइडिया लिया हुआ अपने ओर से ही, याद रखने का तरीका है के फॉर कोटि, के फॉर कोटि, के फॉर कोटि यानी जब के की विमा लिखेंगे तो सांद्रता वाली पावर में से कोटि घटानी है। अभी कितनी है सांद्रता की पावर वेग वाले में, वेग एक, उसमें से कोटि घटानी है बस आपने, ये लो के की विमा आ जाएगी। अब सीधा याद रख लो भले, क्योंकि आपके पेपर में आपको डेरिवेशन की आवश्यकता कहीं भी नहीं पड़ेगी, आपसे के की विमा पूछी जाएगी तो आप सीधा याद रखो के की विमा क्या करना है, के फॉर कोटि घटानी है, के फॉर कोटि घटानी है। किसमें से घटानी है कोटि, कोटि किसमें से घटानी है, एक में से, सांद्रता की पावर में से, सांद्रता की पावर में से। तो सांद्रता की पावर 1 है उसमें से कोटि घटा लोगे, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ इस पोजीशन पर सांद्रता की पावर 1 है उसमें से कोटि घटानी है, तो ये के की विमा आ गई। सांद्रता क्या आई, के की विमा बताना वापिस। अब वेग की विमा का आइडिया लो और के की विमा बोलो क्या आई। सांद्रता की पावर 1 माइनस कोटि और समय इनवर्स। सांद्रता की पावर 1 माइनस कोटि समय इनवर्स। अब पेपर में क्या होगा, आपको कोटि बताई जाएगी, ठीक है ना, आपको कोटि बताई जाएगी। जैसे अभी देखना, वो आपको ऐसे कहेगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक लिखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक लिखिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक लिखिए। वो इस तरह से क्वेश्चन देगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक। अब देखो स्पष्ट कह रहा है, क्या कह रहे हैं यहाँ, कोटि क्या है, कोटि शून्य, शून्य, कोटि शून्य है। तो आपके जो के की विमा है वो है सांद्रता की पावर 1 माइनस कोटि समय इनवर्स। तो आपके पास कोटि, उसने अगले ने स्पष्ट कह दिया कि कोटि शून्य है,
तो आपने ये जो कोटि है ना, यहाँ कोटि का मान लिख दोगे बस। कोटि कितनी है अब? शून्य। शून्य है। तो जहाँ कोटि है वहाँ जीरो कर दो। कोटि शून्य है, अगले स्पष्ट कहा शून्य कोटि, तो जहाँ कोटि है वहाँ जीरो कर दो। आई समझ या नहीं आई बात? आगे सर। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगला कह रहे शून्य कोटि, आप कोटि शून्य कर दो। अगला कह रहे प्रथम कोटि, क्या मतलब है? कोटि का मान 1। कोटि का मान 1 है तो आप कोटि की जगह 1 लिख देना। अगला कह रहे द्वितीय कोटि, तो क्या मतलब है? कोटि का मान 2। आप कोटि का मान 2 लिख देना। अगला तृतीय कोटि का, आप कोटि का मान 3 लिख देना। उत्तर तो उसी हिसाब से आने। क्लियर? तो ये बन गया। अब क्या बना? के बराबर, क्या बना बताओ? के बराबर सांद्रता की पावर 1 माइनस 0 यानी 1 और समय इनवर्स। तो ये बन गया के बराबर सांद्रता समय इनवर्स। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है। देखो वेग की विमा क्या आई थी? वापिस तो ना, वेग की विमा सांद्रता समय इनवर्स। सांद्रता समय इनवर्स आई थी। और आप यहां देखें के की विमा भी सांद्रता समय इनवर्स ही आई है। देखो आई है सांद्रता समय इनवर्स, सेम वेग की विमा के जैसी आई है। अब आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस अभिक्रिया की कोटि लिखिए, उस अभिक्रिया की कोटि लिखिए जिसके वेग नियतांक की विमा, वेग नियतांक की विमा या वेग नियतांक का मात्रक अभिक्रिया वेग के मात्रक के बिल्कुल समान होता है। तो जो अभिक्रिया वेग की वैल्यू आई थी ना, वही वैल्यू आपके पास वेग नियतांक की भी आई है। देखो तो कौन सी कोटि है वो? शून्य कोटि। शून्य कोटि। शून्य कोटि के लिए वेग नियतांक का जो विमा है या मात्रक है वो अभिक्रिया वेग की विमा या मात्रक के समान होता है। अब मान रख दो सांद्रता का मात्रक निकालना है। अब आपने के का मात्रक निकालना है। सांद्रता का मात्रक क्या होता है? सांद्रता का मात्रक मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। समय का मात्रक सेकंड, और क्योंकि समय पर इनवर्स है तो सेकंड पर भी इनवर्स लगाओगे। अब लीटर को ऊपर ले जाओगे, क्या बनेगा बताओ? मोल लीटर यूनिवर्स सेकंड यूनिवर्स। इनवर्स, इनवर्स बोलते हैं बेटा। इनवर्स मतलब उल्टा, इनवर्स मतलब उल्टा। सेकंड इनवर्स मतलब 1/सेकंड। सेकंड इनवर्स मतलब 1/सेकंड, तो सेकंड इनवर्स को 1/सेकंड बोलेंगे। इनवर्स, इनवर्स तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये शून्य कोटि के लिए वेग नियतांक का मात्रक आ गया। अब आप क्विकली प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि को सोल्व करो। कॉपी है आपके पास, पेन है आपके पास, तो आप प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि के लिए मेरे को के की मात्रक निकाल के बता दो। के का मात्रक निकाल के बता दो। प्रथम कोटि और द्वितीय। प्रथम कोटि के लिए तो सेकंड इनवर्स। बहुत बढ़िया। प्रथम कोटि के लिए सेकंड इनवर्स। प्रथम कोटि के लिए सेकंड इनवर्स, बहुत शानदार। द्वितीय कोटि के लिए बताएं। द्वितीय कोटि के लिए मोल इनवर्स लीटर की पावर -2 और सेकंड इनवर्स। ये गलत है। और कोई? ये गलत सोल्व हुआ है। और कोई जिसने सोल्व कर लिया हो? मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। बिल्कुल, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। मैं क्लियर कर देता हूँ वापिस। देखो प्रथम कोटि है, प्रथम कोटि का मतलब कोटि बराबर 1 है। कोटि बराबर 1 है तो मैं क्या लिखूंगा? के बराबर सांद्रता की पावर 1 माइनस कोटि समय इनवर्स। अब क्योंकि कोटि 1 है तो 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 का मान 0, तो के बराबर सांद्रता की पावर 0 समय इनवर्स। और किसी की पावर 0 का मान 1 होता है तो ये 1 बन गया। तो के बराबर समय इनवर्स। अब आप मात्रक निकाल लें। समय का मात्रक लिखे सेकंड, तो के बराबर सेकंड इनवर्स। तो इस प्रकार प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए जो वेग नियतांक का मात्रक आता है वो सेकंड इनवर्स आता है, सेकंड इनवर्स। अब द्वितीय कोटि पर देखो क्या कहता है। द्वितीय कोटि, द्वितीय कोटि तो जो कोटि है उसका मान मैं 2 पुट कर दूंगा तो क्या बनेगा? के बराबर सांद्रता की पावर 1 माइनस 2 समय इनवर्स। क्योंकि सांद्रता की पावर 1 माइनस कोटि है, और अब कोटि द्वितीय है तो यानी कोटि 2 है, तो कोटि का मान 2 लिख दिया। के बराबर सांद्रता की पावर 1 माइनस 2 समय इनवर्स।
अब 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या बचेगा बताओ, जब 1 माइनस 2 करेंगे तो -1। -1। -1, तो ये बन गया सांद्रता इनवर्स समय इनवर्स। अब आप देखें सांद्रता का मात्रक बताओ, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, और सांद्रता की पावर इनवर्स है तो मोल पर लीटर की पावर भी इनवर्स है, और समय हो गया सेकंड और उस पे इनवर्स है तो सेकंड पे भी इनवर्स है। अब आप लीटर को ऊपर ले जाएं, क्या बन जाएगा, लीटर को ऊपर ले जाएंगे तो मोल लीटर इनवर्स। अब इसके ऊपर भी इनवर्स है तो ये ऊपर भी इनवर्स, सेकंड इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स ऊपर भी इनवर्स है, सेकंड इनवर्स। अब आप इस माइनस को अंदर लेके आए तो मोल की पावर -1 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो ये बन गया मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो द्वितीय कोटि के लिए जो वेग नियतांक की मात्रक है वो मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स है। अब आपको कोई डाउट है तो आप अपना माइक ऑन कर लें, क्योंकि मैं फिर न्यूमेरिकल की ओर मूव कर रहा हूं। समझ आ गया सभी को? यस सर। ओके, अब क्वेश्चन देखो कैसे कहता है। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन देखो आपकी बुक में, अभी बुक वाले मेथड पे भी चलूंगा मैं, बुक में क्या कहता है कैसे सोल्व करना है उसको भी बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा। अभी आज बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, कल आपको प्रैक्टिस शीट आएगी, आप सोल्व करेंगे। अभी आज 1 नंबर का काम कर रहे हैं और ये प्रश्न 1 नंबर के ही आते हैं जो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर भी 2 नंबर का आएगा तो हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं करेंगे, पूरा डिटेल मेथड भी करेंगे। लेकिन बड़ा मेथड मान लो अपने को आता है, डिटेल मेथड हो, प्रश्न आ गया 1 नंबर का, आपको डिटेल मेथड आता है तो आप उस 1 नंबर को प्राप्त करने के लिए 10 मिनट लगाएंगे, भाग करेंगे, गुणा करेंगे, और अपने पास ऐसा काम है आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर लिख देंगे। आपको ऐसा तरीका दे दूंगा, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर लिख देंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन कहता है a प्लस बी इक्वल टू उत्पाद, सारे फोकस रखना बात पे, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। a प्लस बी इक्वल टू उत्पाद अभिक्रिया में a की सांद्रता दुगनी करने पर वेग 8 गुना तथा B की सांद्रता A की सांद्रता दुगनी करने पर वेग 8 गुना तथा B की सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग 9 गुना हो जाता है। तो अभिक्रिया की कुल कोटि क्या है? तो अभिक्रिया की कुल कोटि लिखिए। प्रश्न है a प्लस बी इक्वल टू उत्पाद अभिक्रिया में a की सांद्रता दुगनी करने पर वेग 8 गुना तथा b की सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग 9 गुना हो जाता है। तो अभिक्रिया की कुल कोटि लिखिए। तो कोटि लिखी जाती है वेग नियम में, और वेग नियम क्या कहता है? किसी भी अभिक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, और इसकी कोटि हमने x मान ली और इसकी कोटि y मान ली। अब हमने x और y का मान ही फाइंड करना है, और बहुत सिंपल है। देखो अब आप देखिए उसने क्या कहा, क्वेश्चन पढ़े। A की सांद्रता दुगनी करने पर, उसने स्पष्ट कहा A की सांद्रता दुगनी कर दी, तो हमने क्या किया, ये लो A की सांद्रता दुगनी कर दिया 2 से गुणा A की सांद्रता को, पहले A ही था अब 2A कर दिया। करने पर वेग जो है वो 8 गुना हो जाता है, तो आप वेग को 8 से गुणा कर दें। जो अगला कह रहा है वो कर दें। अगले ने कहा A की सांद्रता को दुगना कर दिया, तो आपने A को 2 से गुणा कर दिया। उसने कहा वेग 8 गुना हो गया, तो आप वेग को 8 से गुणा कर दें, वेग को 8 से गुणा कर दें। अब आपको उत्तर दिख रहा होगा, x का उत्तर निकालना है आपने। अब आप खुद सोचो कि 2 की पावर कितनी लिखूं कि 8 हो जाए।
2 की पावर कितनी लिखूं 8 हो जाए? 3। 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है। 2 की पावर 3 8 होता है। नहीं तो आप गुणा करते जाएं, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, तो यानी 2 की पावर 3 8 होता है। इसका मतलब ये जो x है ना, ये 3 है, ये x 3 है। तभी हम देखो एक ही सांद्रता को अगर दुगना कर रहे हैं, एक ही सांद्रता को दुगना कर रहे हैं, तभी वेग 800 हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो अगले ने कहा एक ही सांद्रता को दुगना किया, आप कर दें दुगना, ठीक है, आप दुगना कर दें, जैसे उसने कहा आप वैसे चलें। उसने कहा एक ही सांद्रता को दुगना किया तो वेग 8 गुना हो गया। तो अब आपका संबंध बन गया, क्या संबंध बन गया? देखो, ये हो गया 8, बराबर का निशान लगाए यहाँ, ये हो गया 2 की पावर x, यानी 2 की पावर x बराबर 8 हो गया, तो x बराबर 3 हो जाएगा। तो यानी 2 की पावर 3 बराबर 2 की पावर x होता है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 बराबर 8 का मान होगा 2 की पावर 3 बराबर 2 की पावर x। तो यहां से दिख रहा है कि x बराबर 3 हो जाएगा। समझ आई या नहीं आई? आगे सर। वो बहुत सिंपल काम है। अगले का एक ही सांद्रता को 2 गुना करो। अगला बी का बता रहा हूँ, बी का बता रहा हूँ, बिल्कुल आएगा। एक ही सांद्रता को, ए वाला क्लियर करता हूँ, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना है, मैं अगला क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। अगले ने कहा एक ही सांद्रता को दुगना करना है, तो आप एक ही सांद्रता को 2 से गुणा कर दें, तो आप ए को 2 से गुणा कर दें, ठीक है। फिर उसने कहा वेग 8 गुना हो गया, तो आप वेग को 8 से गुणा कर दें, वेग को 8 से गुणा कर दें, ठीक है। अब इसका मतलब ये आया कि यहाँ 2 की पावर x था, ये बन गया देखो 2 की पावर x, और ये बन गया 8। तो 2 की पावर x 8 कब बन सकता है? जब x का मान 3 रख दो, x का मान 3 रख दो, नहीं तो आप 2 की पावर x है ना, आपको उत्तर आना है 8, आप यूं चलते जाओ, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो उत्तर 8 आएगा आपका। समझ आया है? ओके सर। अब यस सर। अगला देखो, अगला देखो, अभी मैं आपसे पूछूंगा, नहीं समझ आए तो आप लोग बिल्कुल मेरे से कंसल्ट करें, क्योंकि अभी मैं आपसे पूछने वाला हूं क्वेश्चन। अब देखो क्या कहता है, B की सांद्रता को 3 गुना कर दिया, तो आप B की सांद्रता को 3 गुना कर दें, तो B को 3 से गुणा कर दिया आपने। वेग जो है वो 9 गुना हो गया, वेग 9 गुना हो गया, तो वेग को आप 9 से गुणा कर दें। अब इसका मतलब हो गया कि ये तो हो गया 3 की पावर y, और ये हो गया 9। अब बताओ आप y को कितना लिखूं? 2 2 3 2 2 लिखना सर। 3 इंटू 3 बराबर 9 होता है, ठीक है ना, 3 इंटू 3 बराबर 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर बराबर 9 होता है। तो इसका मतलब b की कोटि 2 है, तो a की कोटि 3 है, b की कोटि 2 है, तो कुल कोटि कितनी है? 6 होगी क्या? यस। 5 5 3 जोड़ने और 2 हैं, 5 5 बिल्कुल, जोड़ना है ये। जोड़ना है, कोटि जोड़ी जाती है। a की कोटि 3 है, b की कोटि 2 है, तो कुल कोटि 5 है, ठीक है। अब आपसे यूं भी कह सकता है कि इसका वेग नियम लिखिए, इसका वेग नियम लिखिए, तो कैसे लिखिएगे? वेग समानुपाती a की पावर 3 और b की पावर 2, ऐसे लिख के आना है। उसने कहा वेग नियम लिखिए, तो वेग नियम में फिर कोटि का एग्जैक्ट मान लिख के आना है आपने, ठीक है, कोटि पहचान लेनी है और फिर कोटि का मान लिख के आना है, वो वेग नियम बन जाएगा उसका। क्लियर? यस सर। ओके।